आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। ठीक है, बेसिकली ट्रायल का मतलब वही जो कोर्ट में हमारा पूरा सुनवाई होता है, उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ट्रायल। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि किसी ने क्राइम किया तो उसको कोर्ट में लाया जाता है, एक वकील दूसरे वकील के आरोपी से वो सवाल जवाब करते हैं, फिर जज साहब अपना फैसला सुनाता है ना। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रायल। लेकिन एक फेयर ट्रायल क्या है? फेयर ट्रायल का मतलब जो सुनवाई हो रहा है उसमें जरा सा भी कोई चीटिंग वोटिंग ना हो, तो वो किस प्रकार से होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए लिखा हुआ है फॉर अ ट्रायल टू बी फ्री सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि जो कोर्ट में जो सुनवाई होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो, किसी प्रकार का चीटिंग वोटिंग ना हो, तो ऐसा उसमें बिल्कुल भी मतलब होता तो मतलब कि पूरा का पूरा फेयर ट्रायल करने के लिए ना बहुत प्रकार के चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जरा सा भी और फिर उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी के ज़िंदगी और मौत का सवाल है ना। तो जज साहब और जो हमारे लॉयर होते हैं बेसिकली वो सब ये पूरा कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे बात हो वो फैक्ट पे बात हो, हंसी मजाक नहीं ज़्यादा, एकदम बिल्कुल सीरियस हो। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छा सा सुनवाई किया जाता है, यानी कि माहौल वहाँ का ऐसा बना दिया जाता है जहाँ पे आपको ये लगेगा कि चीटिंग का तो गुंजाइश ही नहीं है ना, इस प्रकार का। आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ विच स्टेट्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली थ्रू अ रीजनेबल एंड लीगल प्रोसीजर। देखिए हमारे आर्टिकल यानी कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का जीवन नहीं छीन सकता है। जीवन नहीं छीन सकता मतलब उसको मर्डर नहीं कर सकता, उसको जान से नहीं मार सकता। समझिएगा इस मेरे बात को ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला हम ये बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी के जीवन को नहीं छीन सकता, मतलब कि उसको जिंदा नहीं मार सकता, चाहे वो फांसी पर लटका के मारे चाहे वो गोली मार के मारे, नहीं मार सकता वो। ये हमको अपना संविधान हमको ये पावर देता है। लेकिन 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 हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, हालांकि आर्टिकल 21 ही है जो कि दोनों बात कहता है, दोनों बात कहता है। ये कहता है कि आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता, आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन आर्टिकल 21 भी ये कहता है कि जरूरत पड़ा तो आपके जीवन को छीना भी जा सकता है, यानी कि आपको मारा भी जा सकता है। लेकिन क्या ये कोई भी मार देगा? नहीं, ये पावर केवल और केवल जज के पास है। तो यहाँ पे समझिए कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, पहला बात तो ये कहता है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का जान नहीं ले सकता, क्योंकि सबको राइट टू लाइफ है, मतलब कि जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि यदि जरूरत पड़ा तो आपके आज़ादी को, आपके जीवन को, आपको मृत्यु भी दिया जा सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? ये एक रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर के द्वारा होगा, मतलब कि बिना मतलब का हम आपको मार देंगे ऐसा नहीं। आपने कोई क्राइम किया है, आपके खिलाफ कोई दोषी है, या फिर आपने कोई बहुत भयंकर क्राइम किया है, तो फिर आपको मारा जाएगा। तो क्या कोई भी आम आदमी मार देगा उसको? नहीं, ये भी मारने का अधिकार जो है, फांसी पर लटकाने का जो अधिकार है, वो केवल और केवल जज साहब के पास है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ। वो राइट टू लाइफ भी देता है, यानी कि आपको जीने का अधिकार भी देता है, कोई आपके जीवन को नहीं छीन सकता, आपको कोई नहीं मार सकता। लेकिन वो एक चीज और कहता है कि विच स्टेट दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे। मतलब कि वो ये भी कहता है कि किसी भी आदमी के जीवन को या फिर उसकी आज़ादी को छीना भी जा सकता है, उसको जान से मारा भी जा सकता है, ओनली थ्रू अ रीजनेबल एंड लीगल प्रोसीजर। लेकिन तभी मारा जा सकता है जब उसके खिलाफ कोई बहुत ही गंभीर आरोप हो, कोई गंभीर उसके खिलाफ कोई किसी ने साजिश किया हो, इस प्रकार का। और ये मारने का अधिकार हर किसी को नहीं है, जज को है। क्या जज मारता है क्या? नहीं, वो बेसिकली फैसला सुनाता है। मारने का काम तो जल्लाद का है ना। वो कोर्ट में एक रूम होता है जहाँ पे कि वो फांसी देते हैं लोगों को। ठीक है, ये चीज़ है। तो जज साहब के पास देखो कितना बड़ा पावर है, किसी के जीवन को वो बचा भी सकता है और किसी के जीवन को वो खत्म भी कर सकता है। तो ये जज के पास पावर होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कोई भी एक ना साधारण आदमी दूसरे आदमी को यदि जान से मारता है तो फिर उसके खिलाफ केस चलता है।
ठीक है। तो फांसी देने का सजा यानी किसी भी आदमी को मौत के घाट उतारने का जो काम है वो जज साहब का है, वो फैसला सुनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई चलता है। आगे लिखा हुआ है फॉर अ ट्रायल टू बी फ्री ट्रायल मस्ट बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि सुनवाई जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो, किसी प्रकार का कोई चीटिंग वूटिंग ना हो उसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुनवाई एक ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ओपन कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसने क्राइम किया वो भी कोर्ट में मौजूद रहेगा, जिसको मारा वो भी रहेगा, उसका फैमिली भी रहेगा, जज साहब भी रहेंगे, दोनों लॉयर भी रहेंगे, और उससे कुछ रिश्तेदार भी आना चाहते हैं सुनवाई में तो वो भी रहेंगे। आपने मूवी में इस चीज को देखा होगा, उसके फैमिली लोग भी वहां पे आके सुनवाई को सुनते हैं, है ना। तो ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि ऐसा कोर्ट जिसमें कि कुछ लोग आके बैठ सकते हैं, जज किस प्रकार से फैसला सुना रहा है उसको देख सकता है। ऐसा नहीं कि एक बंद कमरे में चले गए और जज साहब ने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, ये फ्री ट्रायल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो जज साहब को जो फैसला सुनाना होता है वो सबके सामने सुनाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़ा केस होता है ना उसको लाइव टेलीकास्ट कर देता है कि लोग टीवी पे बैठ के इसको देखें, ठीक है। जो बहुत बड़ा केस होता है तब, छोटा मोटा केस में लाइव टेलीकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तो न्यूज बाहर आ ही जाना है ना। आगे ट्रायल मस्ट बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि जिन्होंने क्राइम किया है उसका भी वहां पे होना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि जो फैसला सुनाया गया वो ठीक से सुनाया गया, ठीक है। आगे एक्यूज्ड मस्ट बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जिसने क्राइम किया उसके लिए कोई लॉयर नहीं होगा, नहीं, जिसने क्राइम किया उसके लिए भी एक लॉयर काम करेगा और जिसके साथ क्राइम हुआ उसके लिए भी एक लॉयर काम करेगा, ठीक है। तो जिसने क्राइम किया उसके खिलाफ उसके साथ कोई भी लॉयर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो दोनों के लिए एक एक लॉयर होगा जो कि उसके बात को वहां पे रखेगा जज के सामने, तभी माना जाएगा कि एक फेयर ट्रायल है, ठीक है। आगे उसके बाद लॉयर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक लॉयर, जैसे मान लीजिए हमने क्राइम किया तो मेरा भी एक लॉयर होगा, जिसके साथ हमने क्राइम किया उसका भी एक लॉयर होगा, है ना। तो दोनों लॉयर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के विटनेस यानी कि गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर सके। क्रॉस एग्जामिन कर सके मतलब सवाल जवाब कर सके। आप देखते होंगे मूवी में इस चीज को कि एक लॉयर दूसरे लोगों से पूछता है, फिर दूसरा लॉयर पहले वाले लोगों से पूछता है सवाल जवाब। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यदि मैंने क्राइम किया है तो मेरा लॉयर जिसके साथ क्राइम हुआ है, मेरा लॉयर उसके सवाल पूछेगा और उसका लॉयर वो हमसे सवाल पूछेगा, यानी कि क्रॉस एग्जामिन वो कर रहा है, ये अधिकार उसके पास होता है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कि वहां पे फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द जज मस्ट बी डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। मतलब कि जज को डिसाइड कैसे करना होता है, एविडेंस के तौर पे। देखो कोर्ट में ना इमोशन नाम का कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप जज के सामने रो के दिखा दीजिएगा तो आपको वो छुट्टी दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जज के सामने जो ठोस सबूत होगा वही वो देखेगा, बाकी तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी माफी मांग लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक सिस्टम है, उसका भी अपना ड्यूटी है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो वहां पे इमोशन नाम का कुछ भी नहीं होता है। जज साहब जो भी फैसला सुनाते हैं वो अपना पूरा का पूरा एविडेंस पे, यानी कि सबूत गवाह इस सबको देख के, ठीक है। आगे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्सन्स शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो जो हमारा संविधान है या फिर जो हमारा कानून है वो दोनों ये कहता है कि इस जुडिशियल सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको अपना काम प्रॉपर मैनर में करना पड़ेगा, यानी कि सही ढंग से करिए। यदि सही ढंग से नहीं करेंगे तो भाई किसी की जिंदगी किसी के मौत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो अपना काम ठीक ठाक करें, तभी जाके ये फेयर ट्रायल कहला जाएगा, ठीक है। आगे एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स गेट अ फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड। तो जो भी आदमी क्राइम करता है या फिर जिसके साथ क्राइम होता है तो उसका कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, यानी कि कास्ट मतलब वही अलग अलग कास्ट होते हैं, जाति। जेंडर मतलब लिंग है कि जैसे मेल है कि फीमेल है। रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई क्या है।
आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का मतलब उसका विचारधारा क्या है। तो जो आदमी क्राइम करता है या फिर जिसके साथ क्राइम होता है, उन सबके पास अधिकार है कि मेरे लिए एक फेयर ट्रायल हो कोर्ट में, यानी कि मेरे लिए एक एकदम सही तरीके से सुनवाई हो। ठीक है, हर किसी के पास अधिकार है और ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने क्राइम किया उसके लिए चोरी छुपे से हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा कोर्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, इस बात को आप हमेशा याद रखिए, जज के सामने जो क्रिमिनल होता है ना, जज के सामने वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक आम आदमी है। वो क्रिमिनल तब घोषित होगा जब जज साहब उसको घोषित कर देगा कि हाँ तुमने ही क्राइम किया है। जब उसके खिलाफ सारा एविडेंस हो जाएगा तब वो क्रिमिनल है। लेकिन जज साहब साबित करने से पहले उसको एक आम आदमी की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्यूटी है हमारे इंडियन सिस्टम में, जुडिशियरी का खास करके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके बाद लिखा हुआ है द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे कहा गया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब हमारा भारत ऐसा कंट्री है जिसमें कि हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है, अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई हमारे लिए, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, सब लोगों के लिए सजा पनिशमेंट सबके लिए बराबर है, नियम कानून सबके लिए बराबर है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से दी एंड होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे भी चैप्टर में कोई डाउट रहेगा या फिर रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।